हेलो दोस्तों, तो स्वागत है केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में। तो आज हम देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज लेक्चर नंबर 3 में हमारा पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन तो इसमें टोटल आपको 5 लॉ दिया है। 5 में से आपका 3 और 2 में डिवाइड है। 3 लॉ है आपका, 2 है आपका गैसेस के लिए और 3 है आपका सॉलिड के लिए, और 2 जो लॉ होगा वो गैसेस के लिए होगा। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ क्या है? पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ आपने 9वीं में ही पढ़ा होगा। सेम यही लॉ आपको रिपीट हुआ 11th में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका एक स्टेटमेंट है। क्या बोलता है ये? इट स्टेट्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में ना ही मास बनता है ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। सेम ऐसा ही एक मतलब एनर्जी का आपने सुना होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। वैसे ही मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि मास रिमेन्स conserved इन केमिकल रिएक्शन। यानी एक केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है वो कंजर्व्ड होता है। एग्जांपल जैसे 2H2 प्लस O2 बनेगा H2O 2H2O। तो जो इसका मास होगा प्लस इसका मास होगा, वही दोनों सम करके आएगा, इसका मास आएगा। तो इसका मास हो जाएगा 2 इंटू, इसका मास हो जाएगा 4 ग्राम, इसका मास हो जाएगा 32 ग्राम। तो इसका टोटल मास कितना आ जाएगा? 36 ग्राम। तो दो सम किए मास का, तो यहाँ 36 आया। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि मास कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा अपना, वो कंजर्व्ड होगा। यानी कुछ इसमें नया मास नहीं बनेगा। ऐसे दो रिएक्टेंट अगर कंबाइन हो रहे तो जो प्रोडक्ट का मास होगा दोनों रिएक्टेंट के सम के इक्वल होगा। यानी कुछ नया नहीं आएगा, और जितना मास यहाँ होगा इतना ही मास यहाँ पर होगा। तो ये है पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसको दिया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था एंटोइन लेवोइजियर। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय डैश। तो आपको याद रखना है एंटोइन लेवोइजियर। तो पहला ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब दूसरा देखेंगे हम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो दूसरा है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेम आपने ये भी 9th में लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पढ़ा होगा। फिर से हम देखेंगे। डेफिनिट का मतलब जाएगा कांस्टेंट। इसका एक स्टेटमेंट है, स्टेट्स क्या बोलता है ये? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स exactly the same proportion of element by weight। ये क्या बोलता है? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मतलब एक कोई कंपाउंड है, उसके अंदर जो प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट का वो क्या होगा? वो हमेशा इक्वल आएगा, उसका जो प्रोपोर्शन होगा हमेशा सेम आएगा बाय वेट। वेट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मास। अब इसे एग्जांपल से समझेगा आपको। जैसे एग्जांपल हो गया H2O में क्या होगा? यहाँ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे O है। O का कितना मास होता है? 16। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो जो इसका रेशियो होगा इन दोनों एलिमेंट का कंपाउंड करने जो रेशियो होगा हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे 2:, यहाँ 16 लिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। यानी जो ये वाटर है उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा सेम आएगा। या फिर वो जो वाटर है, जैसे रेन वाटर हो या फिर कोई भी वाटर हो, उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो 1:8 ही आएगा। H2O का 1:8। अब लॉ ऑफ डेफिनिट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसको दिया था जोसेफ प्रोस्ट UST।
तो लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन को किसने दिया था? जोसेफ प्रोस्ट ने। इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, वेट मतलब मास। एग्जांपल में से H2O का एग्जांपल दे सकते हो 1:8 में। ये H2O या रेन वाटर का रहे, मिनरल्स का रहे, वो H2O का जो प्रोपोर्शन होगा हमेशा 1:8 ही आएगा। अब देखेंगे हम तीसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम तीसरा देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका स्टेटमेंट है अपना टेक्स्ट बुक में दिया है, व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन compound, then the mass of element B that combines with A is in simple whole number ratio। अब इसका एक स्टेटमेंट तो मैंने लिख दिया, आप इसको समझेंगे क्या बोल रहा है। जब व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द मास ऑफ द एलिमेंट बी दैट कंबाइंस विद ए इज ऑलवेज इन सिंपल होल नंबर रेशियो। इसका मतलब ध्यान से सुनना, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, तो जो कंपाउंड का मास होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल से आप समझो, ये एग्जाम्पल से आपको समझेगा। जैसे यहाँ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा? N2O, और ये N2O3, N प्लस O क्या बनाता है? N2O, और N2O3 ये दोनों कंपाउंड बनाता है। तो जो इसका मास यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो जो ये होगा उस होल नंबर रेशियो में रहेगा। ये 2 और 1 क्या है? होल नंबर है, होल नंबर। यहाँ पे इसे 2 और 3 क्या है? ये भी क्या है? अपना होल नंबर। ये सिर्फ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बताता है, जैसे होगा वो क्या होगा? होल नंबर में होगा। जैसे यहाँ पे N2O, यहाँ पे कभी आपको ऐसा नहीं दिखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे N2O है तो आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा N 1.7 O 0.3, आपको ये कभी ऐसा नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? N2O। यहाँ पे हमेशा होल नंबर रहेगा, इसलिए उसका क्या रहता है? रेशियो हमेशा होल नंबर में आता है। और जो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है उसको दिया था डाल्टन ने, गिवन बाय डाल्टन। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, एग्जांपल और कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था वो याद रखना है। अब देखेंगे हम चौथा लॉ जो कि गैसेस के ऊपर है, गे-लुजैक लॉ ऑफ गैसेस एंड वॉल्यूम। तो अब हम देखेंगे चौथा लॉ, गे-लुजैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? व्हेन gases are combined or are produced in a chemical reaction, they do so in simple ratio by volume at standard temperature and pressure for all gases। अब यहाँ पे देखो, गे-लुजैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, इसका स्टेटमेंट क्या है? व्हेन गैसेस आर कंबाइंड और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर ऑल गैसेस। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब गे-लुजैक लॉ ऑफ वॉल्यूम बोलना क्या चाह रहा है? जैसे स्टेटमेंट्स आपको नहीं जल्दी समझेगा, एग्जांपल देखो। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, H2 प्लस Cl2, ये क्या फॉर्म करेगा? 2HCl। बैलेंस करके लिखा हूँ ना मैं, H2 प्लस Cl2 क्या फॉर्म करेगा? 2HCl। तो यहाँ पे H के पहले इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, Cl2 के पहले इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, और इसका कोफिशिएंट है 2। तो इसको मैं बोल दूंगा 1 वॉल्यूम, इसको बोल दूंगा 1 वॉल्यूम, और ये हो जाएगा 2 वॉल्यूम। क्योंकि देखो ये गैस का है लो, तो यहाँ पे हम ले लेंगे वॉल्यूम। गैस के लिए क्या डिफाइंड होता है? वॉल्यूम। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 1 वॉल्यूम और यहाँ पे 2 वॉल्यूम। तो जो इसका रेशियो होगा 1
1:2 में आएगा, वो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में आएगा, एक सिंपल रेशियो में आएगा। तो ये क्या अपना एक सिंपल रेशियो है, एक सिंपल रेशियो है, क्या है, एक सिंपल रेशियो। तो ये ल्यूजेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम यही बोलता है कि जब गैसेस दो, ये क्या है, H2 गैस है, Cl2 गैस है, तो दोनों जब गैस कंबाइन करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। ये क्या है अपना सिंपल होल नंबर रेशियो। तो बस ये इतना ही लॉ है, बस इसका स्टेटमेंट याद रखना है और एक एग्जाम्पल। और इसको दिया था गिवन बाय जोसेफ, फिर जो नाम है गेलुजेक, जोसेफ गेलुजेक, इसको दिया था, ये साइंटिस्ट है, इसका नाम है। फिर हम देखेंगे लास्ट एवागाड्रोस लॉ, वो था काम का है, देखते हैं। अब हम देखेंगे पांचवा एवागैड्रो लॉ, ये था काम का है, ध्यान से देखना। ये क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर contains equal number of molecules। अब देखो ध्यान से, एवोगाड्रोस लॉ क्या है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एग्जांपल से ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया 10 लीटर ऑफ CO2, आपने क्या निकाला है, देखो कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी हमको देखना है कि सही में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं कि नहीं, जब वॉल्यूम इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम दो गैसेस का एग्जांपल लेंगे, जैसे 10 लीटर ऑफ CO2, इसका हम मोल्स निकालेंगे। अभी मॉलिक्यूल्स निकालना है तो पहले मोल्स तो निकालना ही होगा। तो अभी इसका मोल्स निकालें, क्या होगा, 10 लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 10/22.4 मोल्स, इतना हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लो, जैसे 10 लीटर ऑफ H2 गैस लो, दो गैस ले रहे। अब देखो यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम क्या इक्वल है, 10 लीटर 10 लीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 22.4 इज इक्वल टू क्या जाए, 10/22.4 मोल्स। अब यहाँ मोल से इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, Na। अभी आप पढ़ोगे, बस ध्यान से देखो तो समझने के लिए, Na मोलिक्यूल्स। अभी आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा क्या कर रहा हूँ मैं, Na मोलिक्यूल्स। तो देखो जब दोनों का वॉल्यूम इक्वल था तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी तो इक्वल ही आया ना। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या आ रहा है, अपना इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब इससे यही प्रूव हुआ कि जो ये लॉ है वो सही है। क्या है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम है ऑल गैसेस, शर्त ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ऑल गैसेस के लिए। तो जो मॉलिक्यूल्स होगा वो इक्वल नंबर ऑफ दोनों गैसेस में प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम क्या इक्वल है, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या इक्वल आ रहा है। तो ये लो भी आपको इसका स्टेटमेंट याद रखना है। अब इसके साइंटिस्ट का नाम था एमेडियो एवागैड्रो। तो ये हमारा 5 लॉ खत्म हुआ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। अब देखते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या दिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी 9वीं में भी था, थ्योरी है तो इसे याद ही करना रहेगा। तो अभी इसको रीड करके समझ लेते हैं, समझ से जाएंगे इसे रीड करके, तो मैं रीड करता हूँ। तो पहला बोला क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी एक मैटर के अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एटम्स। दूसरा फिर बोला ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। फिर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डाइफर इन मास, यानी एक एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एटम्स रहेंगे वो सब एटम्स का प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा, आइडेंटिकल मतलब सेम रहेगा। और फिर तीसरा क्या दिया है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब बताया कि जो कंपाउंड्स होता है वो कैसे फॉर्म होता है, वो क्या कैसे फॉर्म होता है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं जो कंपाउंड्स फॉर्म होता है, जैसे H2 + O2 बनेगा 2H2O, यानी एक यहाँ पे एक फिक्स्ड रेशियो है। फिर चौथा क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइंग केमिकल रिएक्शन। पहला ही लो बोल दिया, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वही लो, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइंग, मास है यहाँ पे एटम्स है। फिर डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन ऑल द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अब हम देखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यहाँ पे आपको दिया है एक AMU का कॉन्सेप्ट दिया है, क्या AMU कॉन्सेप्ट। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। AMU का मतलब हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU का फुल फॉर्म हो गया। तो अभी समझते हैं AMU क्या है। अब वही AMU को हम क्या बोलते हैं, डाल्टन।
इसको अभी आप याद रखो, इसको क्या बोलते हैं, डाल्टन। अब देखते हैं AMU आया कहाँ से। तो जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ऑक्सीजन लिया, उसका एटॉमिक मास है 16, ऊपर लिखेंगे, और उसका नंबर है 8 तो नीचे लिखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, एंड देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, हाँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे 8, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना है 8 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे 16 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आएगा 8, यानी यहाँ 8 आ रहा है अपना प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अब हमको बोल दिया कि मास ऑफ एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का निकालना है। एक एटम ऑक्सीजन की एक एटम का मास क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिख दूं एक एटम, मास ऑफ एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या होगा 8 इंटू मास ऑफ दी प्रोटॉन प्लस, अब जो मास आएगा वो क्या होगा, सेंटर में होता है, सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्लस क्या हो जाएगा 8 इंटू मास ऑफ दी न्यूट्रॉन। तो आपको पता होगा शायद से कि मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ दी न्यूट्रॉन, यानी इसका मास इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल होता है तो एक ही करके लिख देंगे, मास ऑफ दी प्रोटॉन प्लस 8 इंटू न्यूट्रॉन की जगह में लिख दूंगा प्रोटॉन, क्योंकि दोनों का मास क्या होता है, इक्वल होता है। अब क्या करूंगा मैं, अब ये MP जो दिख रहा है मास ऑफ दी प्रोटॉन, उसको क्या करूंगा कॉमन निकालूंगा, मास ऑफ दी प्रोटॉन कॉमन निकल गया, बचा 8 प्लस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू मास ऑफ दी प्रोटॉन। और आपको पता होगा जो मास होता है प्रोटॉन का वो क्या होता है, यहाँ पे देखो मास ऑफ दी प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ये होता है मास ऑफ दी प्रोटॉन। तो हम यहाँ लिख देंगे इसके मास ऑफ द प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखता हूँ जैसे क्या है अपना 16 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन, तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम आएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो 1.66 इंटू 10 की पावर -24, अब ये इतना बड़ा नंबर है, अब उसको बार बार तो हम लिख नहीं सकते, तो हमने क्या लाया, एक AMU लाया। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। इतने बड़े नंबर को रिप्लेस करके हम अब AMU लिखने लगेंगे। तो हमारा जो 1 AMU होगा वो क्या होगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, क्या हो जाएगा 16 AMU। अब इसी इतने बड़े नंबर को हमने रिप्लेस कर दिया AMU में। तो अब आपसे कोई पूछे AMU क्या होता है, तो बोलना कि 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, यानी जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वही एक AMU होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। आप इसको याद रखना, ये हुआ आप AMU का कॉन्सेप्ट है। जो AMU है उसको क्या बोलते हैं, हम डाल्टन बोलते हैं। तो जैसे आपको मास ऑफ द हीलियम पूछा, हीलियम का आपको मास पूछा, मतलब एटॉमिक मास किसी ने पूछा, तो आप क्या बोलते हो 4। तो ये तो इनकम्प्लीट हुआ, अब अगर और अच्छे से बोलना है तो आप बोल सकते हो 4 डाल्टन या फिर 4 AMU। अब यहाँ टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग दिया, मैंने थोड़ा अलग से बताया, टेक्स्ट बुक में जो दिया वो देखते हो क्या है, उसमें बोला है कि एक AMU 1 AMU क्या बोला है 1/12 टाइम्स दी मास ऑफ दी ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, यानी एक कार्बन 12 के एटम को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा 1 AMU होगा। तो ये भी एक तरीका है निकालने का। तो क्या बोला है 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो भी हम सॉल्व करेंगे अगर तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम आ जाएगा हमारा। तो टेक्स्ट बुक में ये अलग तरीके से दिया कि मास ऑफ एक एटम ऑफ कार्बन 12 को डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारा 1 AMU निकल जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट है, आपको जो अच्छा लगे वो याद रखना। अब हम देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास, शॉर्ट में बोलेंगे तो आम AAM। अब हम देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास, उससे पहले मैं बताऊंगा आइसोटॉप्स क्या होता है। जो ये एवरेज एटॉमिक मास ये कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, जैसे कि आपने सुना होगा कार्बन का बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कार्बन 12, कार्बन 30, कार्बन 40। तो ये कन्फ्यूजन हो गया कि हम एटॉमिक मास किसका ले, इसका सबका अलग अलग आने लगा। तो इसमें हमने क्या किया, हमने एटॉमिक मास का एवरेज ले लिया, जो एवरेज आएगा वही हमेशा हम एटॉमिक मास को मानेंगे, इसलिए एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया। तो अब हम देखेंगे क्या होता है वो AAM, एवरेज एटॉमिक मास, शॉर्ट में बोलेंगे AAM आम। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ पहले, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समीशन ऑफ, ध्यान से देखना, समीशन ऑफ आइसोटॉपिक मास
इनटू परसेंटेज एब्यूंडेंस इन नेचर, यानी नेचर में कितना परसेंट वो मिल रहा है, डिवाइड बाई 100। ये समीशन क्या दिखाता है? समीशन ये दिखा रहा है कि हमें सम करना है किसका, आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज एब्यूंडेंस इन नेचर, फिर हमको डिवाइड करना है 100 से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। तो हम अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर देते हैं, देखते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट दिया है, इसको मैं x मान लेता हूँ, एलिमेंट दिया है। अब उसका जैसे अब उसका जैसे 25 एक आइसोटोप है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है। ये तीन एक एक्स एलिमेंट है, इसका 3 आइसोटॉप्स है। अब 25 हमें कितना परसेंट मिल रहा है, 25 हमें मिल रहा है 20%, और 20 मिल रहा है हमें 20%, और जो एक्स 30 है वो हमें मिल रहा है, बचा कितना 60%, कितना परसेंट हमें मिल रहा है। तो अब ये एक्स एलिमेंट है, उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ आइसोटॉपिक मास इंटू परसेंटेज एम्बिडेंस। आइसोटॉपिक मास कितना है 25 इंटू परसेंटेज एम्बिडेंस कितना है 20, तो हम क्या लिखेंगे 25 इंटू 20। अब समीशन दिया है तो आप यहाँ बीच में लिखेंगे प्लस, फिर 20 इंटू 20, फिर करेंगे प्लस 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 100। तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, अब 25 को 20 से करेंगे कितना आएगा, 500 प्लस 400 प्लस 1800 डिवाइड बाई 100, 9 और 27, ये क्या है 2700 डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल 27। तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास निकल के आ गया कितना है 27। तो ऐसे ही हमें किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा। ध्यान रखना है कि ये जब निकालेंगे हम एएम, तो हमें क्या चाहिए, आइसोटॉपिक मास इनटू परसेंटेज एम्बिडेंस, यानी नेचर में कितना परसेंट वो मिलता है वो हमें पता होना चाहिए। ऐसे न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। तो एक ऐसा न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में दिया है, तो आप वो ट्राई करना। आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आप यहाँ दिया है मोलिकुलर मास, छोटा सा टॉपिक है, समझाता हूँ। जैसे CO2 है, H2O है। अब ये दो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। CO2 और H2O क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो अब बोला कि इसका मास निकालना है CO2 का, तो कैसे निकालेंगे, इसका मास प्लस इसका मास, सेम H2 का मास प्लस O2 का मास। देखो कार्बन का कितना मास होता है 12 प्लस 2 नीचे यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16, कितना हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 16 टू 32, तो हमारे क्या आएगा 44। ये हमारे क्या 44, लास्ट में हम लिखेंगे यू मतलब डाल्टन, वही AMU। सेम हाइड्रोजन का क्या है 2 इंटू इसका मास कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, यहाँ 1 है तो नहीं लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18U। तो ये हमारा हुआ मोलिकुलर मास। वही कि एक मॉलिक्यूल है उसका मास कैसे निकालेंगे, वही हो जाएगा मोलिकुलर मास। फिर वही फॉर्मूला मास दिया है कि फॉर्मूला मास क्या होता है। फॉर्मूला मास का यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिया है कि द फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज डी सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दी फॉर्मूला, यानी एक फॉर्मूला के अंदर उसका एटम से उसका मास को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, फॉर्मूला मास मिलेगा। तो वो भी आप समझ लेना। तो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। अब ध्यान से देखना। अब दिया है हमारा मोल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट में ध्यान से समझते हैं, इसको एक एक स्टेप करके सीखेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, अब ये जो मोल है वो क्या है, एक प्रेफिक्स है। ये क्या है, एक प्रेफिक्स है, इट्स अ प्रेफिक्स है, जिसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब यहाँ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस कुछ भी आ सकते हैं, अभी मैं बस वैल्यू लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। तो जैसे किलो एक प्रेफिक्स होता है जो पहले लगता है, जैसे 10 kg है तो kg के पहले क्या लगा, किलो एक प्रेफिक्स है। वैसे ही मोल भी एक क्या है, प्रेफिक्स तो उसका आपको एक वैल्यू भी दिया है, क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये जो वैल्यू आपको याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो अभी हम देखेंगे, जैसे आपको दिया है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन
तो मैं बताया 1 मोल का मतलब क्या होगा, इतना ये वैल्यू होगा, तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन्स तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। वही याद रखना है कि मोल का एक प्रेफिक्स है, इसका कुछ वैल्यू होता है, वैल्यू को आपको याद रखना है। अब इसी को जो मोल है इसका जो वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं या फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर या फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट। ये वैल्यू है, इसको क्या बोलेंगे हम, एवोगाड्रो नंबर या फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट। अब ये मोल है, अब इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का 3-4 फॉर्मूला दिया है। अब जैसे कि जब मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे आप वो देखेंगे। जैसे यहाँ कोई एलिमेंट है एक्स, हाँ तो आप इसका बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालना है अपने को, वो क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ एक्स डिवाइड बाई मोलार मास ऑफ एक्स। जब मास दिया है अपने को, जब 2 मास गिवन दिया है और उसका बोल रहा है कि मोल्स निकालने के, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, गिवन मास ऑफ एक्स डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ एक्स। जो गिवन मास है तो हमें दिया होगा, मोलर मास क्या होता है, अब देखो यहाँ पे मोलर मास क्या होता है। मोलर मास क्या होता है, जैसे मास ऑफ 1 मोल आइटम ऑफ एलिमेंट, यानी 1 मोल एटम का जो मास होगा वही होगा मोलर मास। समझा नहीं, ठीक है। देखो CO2, इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, मोलिकुलर मास अभी मैं आपको बताया था, इसका कितना था 44 डाल्टन। अब इसका हमें मोलर मास लेना है तो वो क्या हो जाएगा, मोलर मास वो क्या आ जाएगा 44 ग्राम। बस मोलर मास और मोलिकुलर मास में बस यूनिट का डिफरेंस है, वहाँ पे हम डाल्टन लेते थे, AMU लेते थे, हम यहाँ पे हम लेंगे ग्राम, तो हो जाएगा 44 ग्राम। तो ये हुआ हमारा मोलर मास। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिया है वो आपको याद रखना है, कब, जब हम मास दिया हो, जब हमें मास दिया हो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा, फॉर्मूला 1। अब मोल्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स एलिमेंट विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो आपको ये दूसरा फॉर्मूला भी अभी याद रखना है, फॉर्मूला नंबर 2। ये जो मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, जब आपको पार्टिकल्स दिया है, जैसे H2O का कुछ पार्टिकल्स दिया है, आप उसको डिवाइड करोगे एवोगाड्रो नंबर से तो आपका H2O का मोल्स निकल जाएगा। अब जो ये मोल्स है, अब गैसेस के लिए भी डिफाइन है। जो गैस के लिए होता है वो मास नहीं होता, गैस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम चाहिए होता है। तो अब जब गैस दिया तो उसका मोल्स कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। अब इसके पहले हम समझेंगे मोलार वॉल्यूम वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट STP, यानी जो 1 मोल ऑफ गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वही हो जाएगा उसका मोलार वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला में लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, कोई गैस है वो क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलार वॉल्यूम, यहाँ पे ऑफ एक्स लिख दो, ऑफ एक्स। अब ये फॉर्मूला नंबर अपना 3 है, तो आपको ये 3 फॉर्मूला काम आएगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो अब ये मोल कॉन्सेप्ट के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आपको लास्ट पेज पे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं और एक्सरसाइज में आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं। अब जो न्यूमेरिकल्स है उसका मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी जितना थियरी कॉन्सेप्ट था, जितना कॉन्सेप्ट है हमने सीख लिया है, तो ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। अब एक न्यूमेरिकल्स का वीडियो आएगा, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।